हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें डे टू डे करंट अफेयर्स में या हमारी न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। वो है क्वाड्रिलेटरल क्वाड ग्रुप। ठीक है, जो क्वाड डायलॉग की हम बात करते हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे हम भी जानते हो और बार बार उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट चलती ही रहती है। तो इस जिसकी वजह से वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो उससे ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक ऐसा है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली 110% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो गाइज आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको प्लीज़ अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। it will definitely help you a lot in the near future. So सेशन को शुरू करने से पहले गाइस जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम मनी एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा बैच है। इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। गाइज आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, इस आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग is transforming itself into a trade bloc from the military alliance in present times. Discuss. चतुर्भुज सुरक्षा संवाद वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन से खुद को एक व्यापार खंड में बदल रहा है। चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करें गाइज तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वाड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी हमारी 4 कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये बेसिकली किसके लिए है, इंडियन ओशन के लिए। वहाँ का जो एरिया है इंडो पैसिफिक ओशन है उसको उसमें सिक्योरिटी बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा हो रही है, चाइना ज़्यादा वहाँ पे हरकत पटक रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये एक सिक्योरिटी डायलॉग था, मिलिट्री अलायंस की गई थी। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो क्या रखा गया था कि ये एक मिलिट्री अलायंस है। कोई ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट या फॉर्मल उस पर कुछ भी इनकी वो नहीं हुई थी, इन्होंने कुछ रखा था डॉक्यूमेंट, लेकिन एक मिलिट्री अलायंस थी। तो उसमें
या हम बात करें, ये तो इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताया था, बट एक्चुअल में क्या था, चाइना को टैकल करने के लिए। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, धीरे 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 वो मिलिट्री अलायंस के साथ साथ ये एक ट्रेड ब्लॉक भी बनता जा रहा है। ये आपस में एक व्यापार अपने आपस में बढ़ा रहे हैं। तो हमें उसके बारे में बात करनी है कि किस तरीके से ये शिफ्ट कर रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, ऑब्वियसली वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है, हर एक कंट्री या हर एक पर्सन। तो वही यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, initiated in 2007, was a forum for dialogues, information exchanges, military drills between India, USA, Japan and Australia। जो हमने बात की, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चार चार कंट्रीज यहाँ पे हैं हमारी, जो अभी मैंने आपको बताया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने ये एक इनका फोरम है जो कब शुरू हुआ था, 2007 में शुरू हुआ था। ये जो फोरम है ये किसके लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, डायलॉग्स के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, एक सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, मिलिट्री ड्रिल्स के लिए। ड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे ट्रेनिंग होती है ना, उस तरीके से मिलिट्री ड्रिल्स के लिए। तो उसके लिए इन्होंने ये एक फोरम बनाया था। कब इनिशिएट हुआ था ये, 2007 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इनिशिएशन रखा गया था, राइट। विद चेंजिंग टाइम्स एंड पोस्ट कोविड सिनारियोज देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वाड बिकमिंग अ ट्रेड ब्लॉक। अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे अब 2007 में इनिशिएट हुआ था, अब जैसे 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 टाइम चेंज हुआ है, और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, पैंडमिक हमें देखने को मिला। पैंडमिक में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, हर एक कंट्री की इकॉनमी ठप पड़ गई थी, इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन में आ गई। क्यों? क्योंकि उस पैंडमिक को रोकने के लिए, उसका जो ट्रांसमिशन रेट था उसको कम करने के लिए, वो चेन तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन करने की वजह से अब क्या हो रहा था कि इकॉनमी में कुछ भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, काम रुक गया था, इकॉनमी रुक गई। वो ग्रोथ सिर्फ रुकी ही नहीं, बल्कि वो हमें बेसिकली क्या, रिसेशन भी देखने को मिल रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब इकोनॉमी को उठाना भी ज़रूरी हुआ। उस टाइम पे हमें आगे बढ़ाने के लिए, उस ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी था कि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो उस टाइम पे ये क्वाड ग्रुप का फोकस कहाँ पे गया, ट्रेड ब्लॉक पे। ट्रेड पे जाने का एक ज़रिया था कि ट्रेड बढ़ाना है हमें, अगर हम व्यापार बढ़ाएंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज इस क्वाड ग्रुप में इंक्रीज हो गई ट्रेड ब्लॉक में लेके आने के लिए, मतलब व्यापार संबंधी भी वो एक डायलॉग करे, उसके लिए भी ये पॉसिबिलिटीज इनकी बढ़ गई कोविड पैंडमिक की वजह से। नाउ आउटकम्स ऑफ क्वाड एज अ ट्रेड ब्लॉक, कि परिणाम क्या हुए, ये जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल जो एक डायलॉग है, इसका एक ट्रेड ब्लॉक का जो फॉर्म ली इसने, कि व्यापार की तरफ इसने जो अपनी अटेंशन दी, अपना ध्यान केंद्रित किया, तो उसके परिणाम क्या हुए, क्या आउटकम्स थे। फर्स्ट है, काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंशन इन द इंडियन इंडो पैसिफिक विच इज स्ट्रेटेजिक फॉर ऑल द फोर पार्टनर्स। कि जो चाइना एक्सपैंड करता ही जा रहा था, उस चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर करना था, रोकना था। तो उसके लिए भी मतलब एक ट्रेड ब्लॉक बना, तो उसका एक परिणाम ये भी हुआ कि मेनली क्यों किया जा रहा था, क्योंकि चाइना को रोकना था। अब उसमें अपना बेनिफिट तो है, लेकिन चाइना को भी काउंटर करना जरूरी था, क्योंकि चाइना क्या करती जा रही है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाती जा रही है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, चाइना की क्या पॉलिसी है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। हर एक जगह पे वो बोल देता है कि ये हमारा है। साउथ चाइना सी पे वो बोलता है ये पूरी साउथ चाइना सी मेरी है, क्योंकि चाइना के नाम पे है। हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, उस पे भी चाइना क्या बोलता है कि वो भी इंडिया का नहीं है, वो चाइना का ही पार्ट है। तो वेरियस जो ये हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी आइलैंड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, उस पर भी वो अपना हक जमाता है। वो कहीं ना कहीं उनको भी परेशान करता रहता है। तो क्या चीज़ है कि चाइना की वो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है। काफ़ी सारी आइलैंड कंट्रीज़ घबरा जाती है, क्योंकि चाइना ऐसी ऐसी हरकत करता है। तो उसकी वजह से ये नीड अराइज हुई है कि चाइना की जो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और चाइना का एक्सपेंशन जो है, जो ये बढ़ाता जा रहा है, उसको हमें काउंटर करना है, रोकना है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, मतलब कि उनकी रणनीति है ये चार पार्टनर्स की।
कौन से 4 पार्टनर जो हमें क्वाड डायलॉग में देखने को मिलते हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो उनको काउंटर करना है चाइना को। नेक्स्ट, fostering economic strength for members as they represent 1/4 of world's population and $30 million of combined GDP। अब ये जो क्वाड ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, विश्व स्तर पे बात करें, तो विश्व की जनसंख्या की, वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कंबाइंड जीडीपी जो इनकी होगी वो कितनी भी रिप्रेजेंट करते हैं? $30 मिलियन, $30 मिलियन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इन मेंबर्स की, ये वो ट्रेड लेके आके अपने आपस में व्यापार बढ़ा के उसको क्या करना चाह रहे हैं? और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉस्टर करना चाह रहे हैं। बेसिकली इसका एक रीज़न ये चीज़ भी है कि अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे क्या हो रहा है? अब यूएसए को भी क्या चीज़ है कि चाइना सुपर पावर बनने की उस पर, और हम भी ये चीज़ जानते हैं कि चाइना ने ये जो प्रोजेक्ट लेके आया भाई, बहुत दिमाग लगा के, बहुत स्ट्रैटेजिकली वो इस पे चल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अगर ये प्रोजेक्ट सच्ची में सक्सेसफुल प्रॉपर तरीके से हो गया ना, तो चाइना एक्चुअल में सुपर पावर बन जाएगी। और चाइना का सुपर पावर बनना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रेजेंस हर एक जगह पे, काफ़ी सारे रीजन्स पे हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा गलत है। तो वहाँ पे काउंटर करना आज के टाइम पे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रेड एक्सपैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हमें देखने को मिल रही हैं जो स्ट्रैटेजिक हैं, ये अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इनको बढ़ाना ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चाइना को वहाँ पे भी वो काउंटर किसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। COVID-19 has paralyzed the global economy and increased protectionism. In this situation, Quad's economic cooperation would enable increased freedom and swift economic recovery. अब जैसे हमने बात की कि COVID-19 की वजह से क्या हुआ था, जो ये पैंडमिक है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा था। तो उसको रोकने के लिए, वो ट्रांसमिशन के चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन करना ज़रूरी हो गया। तो लॉकडाउन करने का क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमी, एक तरीके से हम बात करते हैं ना, पैरालिसिस हो जाता है, वो पैरालिसिस वाली सिचुएशन आ गई थी। तो अब उसको वापस से खड़ा करना था हमें। वो जो पैरालाइज हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, हमें उस इकोनॉमी को वापस से खड़ा करना है। वो खड़ा करने के लिए हमें अपना ट्रेड बढ़ाना है। लेकिन अब हुआ क्या कि सबने अपनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को बढ़ा दिया। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी क्या थी कि हम, कोई भी इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब बाहर से कोई भी सामान मंगाया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है, आयात हो रहा है, तो उस पर ड्यूटीज ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि वो कॉस्टली हो जाए, सो दैट जो हमारी कंट्री है वो ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करे अपनी ही कंट्री के, बजाय कि इम्पोर्टेड। तो क्या कर रहे हैं, जैसे इंडिया लेके आई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की बात की। तो ये चीज़ें जो है वो क्यों लाई गई? क्योंकि इस टाइम पे नीड थी अपनी ही इकोनॉमी को बूस्टअप करने की। एक एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। जैसे हमने डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में हमने एम्बागो लगाया, ठीक है। एम्बागो मतलब क्या है कि ऐसी लिस्ट बनाई हमने, जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बाहर से नहीं मंगाए जाएंगे, बल्कि वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अब जब हर एक कंट्री ऐसे प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को यूज़ करेगी, तो क्या होगा, ट्रेड ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए अब क्वाड ने क्या सोचा, फिर क्वाड ग्रुप ने क्या किया कि हम इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, जिससे कि फ्रीडम भी बढ़ेगी, कि हम एक दूसरे की कंट्री के साथ जैसे वेरियस अग्रीमेंट्स करके, ट्रेड अग्रीमेंट्स, तो उससे क्या होगा कि फ्रीडम इंक्रीज होगी। ये जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हम उसको छोड़ सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम ट्रेड आपस में बढ़ा सकते हैं, ताकि दोनों की ही इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाए, और जल्दी से, स्विफ्ट तरीके से, फास्ट पेस में हम अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस वुड ऑल्सो इम्प्रूव देयर प्लेस इन अ ग्लोबल वैल्यू चेन इफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज साइंड।
कि अगर ये जो 4 मेंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्वाड ग्रुप में, अगर ये मेंबर्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लेता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मतलब जो भी ट्रेड होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, मतलब कोई भी ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऐसा नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी लेकिन बहुत कम लगाई जाएगी, बहुत मिनिमल अमाउंट। तो अगर ये साइन कर ली जाएगी तो उससे क्या होगा कि ट्रेड एक्सपैंड हो जाएगा और ग्लोबल वैल्यू चेन में इनकी जो पोजीशन है, जो प्लेस है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। बट all these possibilities would be true if India improves on the existing challenges। अब ये जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने रखी हैं कि ये जो ट्रेड ब्लॉक के बारे में बात की तो उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, क्या सोच के ऐसा करने की सोची जा रही है, तो लेकिन ये कब सच होंगे कि जो हमने बात की है, जब इंडिया अपने कुछ जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां इंडिया के आगे हैं, वो इंडिया इम्प्रूव करेगा उन पे। जैसे कि फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ फ्रीएस्ट इकोनॉमी 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग हेयर इंडिया इज कंसिडर्ड मोस्टली अनफ्री। क्या मतलब है? 2020 में एक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लाया गया था। उसमें क्या है कि इकोनॉमी के मामले में कौन सी कंट्री फ्री है, कौन सी कंट्री फ्री नहीं है, मतलब कितना ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया फोर्थ फ्रीएस्ट कंट्री है, फ्रीएस्ट इकोनॉमी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जिन कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को फ्री किया हुआ है, फ्रीडम दी हुई है, मतलब अपनी इकोनॉमी में इंपोर्ट के लिए या सॉरी ट्रेड के लिए मैं कहूँ, अपनी इकोनॉमी को फ्री किया हुआ है, फ्रीडम दी हुई है, उनमें से ऑस्ट्रेलिया फोर्थ नंबर पे है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अनफ्री कंट्री के अंडर आती है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और वो अनफ्री क्यों है? जैसे अभी हमने बात की, इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है। भाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना, हमें अपने ही देश में बनाना है। तो दैट इज़ अ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी ओनली, कि हम अपनी इकोनॉमी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, कि हमने ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह इस्टेब्लिश कर दी या हमने बैन कर दिया कि भाई ये चीज़ें, जैसे हमने डिफेंस में किया है कि ये चीज़ों का इम्पोर्ट, ये इक्विपमेंट्स का इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। ये क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। तो इसीलिए इंडिया को वहाँ पे किस में रखा गया? अनफ्री कंट्री में, कि इंडिया ने फ्रीडम नहीं दी हुई। इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा भी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ट्रेड वॉर हैज़ पुट प्रेशर ऑन अमेरिकन कंपनीज टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन्स, दे वर प्रीवियसली हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब हम जानते हैं ये चीज़, स्पेशली जब से क्या हुआ, कोविड पैंडमिक आया, तो तब से तो बहुत ही ज़्यादा अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज इंक्रीज हो गए हैं, गर्मा गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। एक रीज़न तो ये भी है कि यूएसए पहले से ही थोड़ा सा उखड़ा हुआ है चाइना से, क्योंकि चाइना की इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि यूएसए को क्या है कि भाई चाइना सुपर पावर बनने के उस पर जा रहा है अब। दूसरा, अब ये जो पैंडेमिक के बाद से हुआ है कि चाइना ने रिवील नहीं किया है, उसके बाद से बहुत सारे इश्यूज अराइज होते गए हैं जो कि देखने को मिले हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएसए ने जो चाइना के जो कंपनीज वगैरह थी उनको बंद कर दिया, वहाँ से शट डाउन कर दिया है। तो चाइना ने यूएसए की कंपनीज को, जो चाइना में इस्टेब्लिश्ड है, उनको शट डाउन कर दिया है। या जो इम्पोर्ट वगैरह है उस पर भी अब चाइना ने यहाँ पे भी हरकत की कि भाई जो जिन चीज़ों के लिए, जिन कमोडिटीज़ के लिए यूएसए डिपेंडेंट थी चाइना पे, क्योंकि वो चाइना से इंपोर्ट करते थे, चाइना ने उनको इंपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पे वो ट्रेड वॉर हमें देखने को मिला चाइना और यूएसए के बीच में। तो उसकी वजह से क्या हुआ? सप्लाई चेन हैम्पर हुई यूएसए की। क्यों? क्योंकि चाइना ने वो देने के लिए मना कर दिया। तो अब जब वो सप्लाई चेन हैम्पर हुई तो वहाँ पे कंपनीज के ऊपर क्या प्रेशर आया? अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, कि जो वो डिपेंडेंट है वो उनको खुद अपने वहाँ पे बनाना पड़ेगा या उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए अब जो वो चीज़ है उस पर भी इंडिया को काम करना है, ताकि इंडिया वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं अमेरिका को भी प्रोवाइड कर पाए। इंडिया का उससे मार्केट इंक्रीज होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रो अप होगी। नेक्स्ट, इंडियाज रिलेटिवली लो इकोनॉमिक फ्रीडम इज एन इम्पेडिमेंट।
वही बात है कि इंडिया की ये जो लो इकोनॉमिक फ्रीडम है कि इकोनॉमिकली फ्रीडम ज़्यादा नहीं दी हुई, वही बात है कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये एक उसके लिए कहते हैं ना कि रोड़े के रूप में है थोड़ा सा। वैसे ये पॉलिसी लाई क्यों गई है, ये मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंट पॉलिसी क्यों है इनिशिएटिव, ताकि इंडिया को इम्पोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, इंडिया को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और अपनी ही कंट्री में होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं ये भी सॉल्व होगी, और इकोनॉमी भी बाय द वे ग्रो करेगी ही करेगी। लेकिन उससे अगर हम इंटरनेशनली बात करें या ट्रेड पे बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो उस पर हैम्पर हो रहा है, तो उसको रोकना ज़रूरी है। So, India needs to make structural changes, improve ease of doing business and avoid red tapeism. तो इसके लिए इंडिया को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है, ताकि जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकें। उसके लिए इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करना है, और ये जो रेड टैपिज्म हमें देखने को मिलता है उसको कम करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये थे कि भाई ट्रेड ब्लॉक की तरफ वो जा रहा है, तो अगर प्रॉपर तरीके से हो पाएगा तो उसका क्या क्या उसका आउटकम्स होंगे, उसके परिणाम होंगे, लेकिन उसमें जो चैलेंजेस है उसको वो भी क्या इंडिया के सामने, जिनको इंडिया को इम्प्रूव करना है, उस पर काम करना है, ताकि ये जो पॉसिबिलिटी है या जो आउटकम की हम बात करें वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाए। So, on the concluding note, India prefers the possibility of Quad being a trade bloc rather than a military bloc. Moreover, India has exited RCEP, and thus to balance it, Quad would be an apt alternative. Thus, the members should explore and take action on this trade bloc opportunity. तो इंडिया क्या प्रेफर करती है कि क्वाड जो है, ये जो मिलिट्री ब्लॉक है ये एक ट्रेड ब्लॉक बन जाए, इंडिया चाहती है ऐसा, इंडिया प्रेफर करती है, क्योंकि वो बेनिफिट में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया ने एग्जिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था और वहाँ पे चाइना इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से डंप किए जा रहे थे गुड्स। तो उसको रोकने के लिए RCEP से इंडिया ने अपने आप को बाहर कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो उसके लिए अब क्वाड के साथ एक ट्रेड ब्लॉक बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा RCEP का, अच्छा वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेंबर्स को वहाँ पे काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से इस पे काम करना चाहिए। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।